हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और फिर से आपका स्वागत है। और क्या आज पढ़ते हैं अब हम क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 8 पिता को पत्र। चैप्टर 8 पिता का पत्र। तो पिता का पत्र यानी बेटे को पत्र। और कौन ये पत्र क्या होता है? पहले तो ये पत्र होता है यानी अपने मन के भाव लिख कर, और वो जिस किसी को भी पत्र भेजना होता है उसको भेजते हैं। एक तो पत्र ये होते हैं, दो तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक होते हैं जो कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं, जो कार्यालय में ऑफिसों में दिए जाते हैं वो होते हैं। और एक होते हैं अपने रिलेशन, अपने संबंधियों को पत्र, अपने मित्रों को, अपने पिता माता भाई बहन को। तो इस तरह के दो पत्र होते हैं। तो ये यहाँ महात्मा गांधी अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? जेल से लिखते हैं। वो जेल में होते हैं। जेल में क्यों होते हैं वो? क्योंकि उन्होंने, जब हमारा आंदोलन चल रहा था यानी अंग्रेजों को हम भगाना चाह रहे थे, तो इस तरह उन्होंने कई बार उनको जेल में डाला था। तो वहाँ से वो क्या करते थे? उनको पत्र महीने में केवल उनको एक पत्र लिखने की अनुमति थी, और एक ही पत्र वापस यानी उनके पास आता उसको पढ़ने की अनुमति थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह वो फिर पत्र लिखते हैं। तो अपने बेटे को लिखते हैं, अपने बेटे मणिलाल को लिखते हैं। और महात्मा गांधी जी हमें ये भी बताते हैं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षित होना नहीं होता। केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षित होना नहीं, बल्कि अपने जीवन में कर्तव्य का निर्वाह करना भी आवश्यक है। बल्कि अपने जीवन में जो कर्तव्य होते हैं उसको अच्छे से निभाना भी आवश्यक है। ये तभी शिक्षित माना गया है, तभी मनुष्य को शिक्षित माना गया है कि केवल किताबी ज्ञान यानी पढ़ाई में तो होशियार हो, लेकिन कर्तव्य का बोध जिसको नहीं हो तो वो शिक्षित नहीं माना जाता, वो सुशिक्षित। महात्मा गांधी हमें सादा जीवन और उच्च विचार पर भी यानी वो विश्वास रखते थे। सादा जीवन और उच्च विचार पर भी महात्मा गांधी जी क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। ओके, अब पत्र पढ़ते हैं पिता का जो पत्र है वो क्या है, किस तरह वो पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र क्या लिखते हैं? प्रिय पुत्र। क्या लिखते हैं? प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। क्या कहता है? कि एक महीने में एक पत्र लिखने और एक पत्र ही प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? अब कहता है कि मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है। मुझे मिस्टर रीच का और मिस्टर पोलक ये इनके दोस्त थे, और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता था। लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे सबसे अधिक आ रहा था। क्या कहता है? कि इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे सबसे अधिक आ रहा था। तो यानी अपने भावी लिखे ना उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अपने बेटे को। तो इस तरह मेरे बारे में
तुम जरा भी चिंता मत करना। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि बेटा मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है, कि और ज़्यादा कहने का अधिकार मुझे यहाँ जेल में नहीं है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और शांति में हूँ। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। आशा है, क्या कहता है कि बा अच्छी हो गई होंगी। अब ये बा कौन है? यानी मणिलाल की माँ। तो बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, कि मुझे इतना तो पता है कि आपके पत्र मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। लेकिन वे पत्र मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ, फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। जो डिप्टी गवर्नर हैं तो उनकी मेरे प्रति उदारता है, तो इस कारण मुझे उनसे पता चला कि बा का स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? आशा है कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। कि मैं यहाँ बैठकर आशा ही कर सकता हूँ, बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ क्या ले रहे होंगे? साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा बेटा। क्या कहता है महात्मा गांधी कि अब बा का तो पूछ लिया मैंने, अब पूछता हूँ तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम पूरी तरह उसके योग्य हो। तुम उसके पूरी तरह से योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे। तुम उस कार्य को अच्छे से खुश होकर निभा भी रहे होंगे। मुझे ऐसी आशा है। क्या कहते हैं महात्मा गांधी कि मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति क्या है? असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। क्या कहता है महात्मा गांधी? जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। मैं इस यहाँ पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आ गई, ये बात समझ आई क्या? अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण। जिसका चरित्र अच्छा होता है तो चरित्र निर्माण, और जो कर्तव्य होता है हमारा, कर्तव्य का बोध है। तो सच्ची शिक्षा यह है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, यदि हमारी सोच अच्छी है, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। तुम्हें क्या मिला है? अपनी माँ जो बीमार है उसकी सेवा करने का अवसर तुम्हें मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। किसको? जो उसके छोटे भाई हैं, रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। बेटा समझ
समझ आ रहा ना अच्छे से? ध्यान से सुनो। तो क्या कहा कि अगर तुम ये काम खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। और महात्मा गांधी फिर क्या कहते हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक शोभा देता है। आमोद प्रमोद यानी कोई मनोरंजन, खेलना कूदना, तो आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। तो निश्चित आयु कौन सी है? 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। कितनी उम्र के बाद कहा? 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अब जैसे आप हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अब बार बार घर वाले ये कहें, मम्मी पापा कहें बेटा पढ़ लो बेटा पढ़ लो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी खुद है तो तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा कर्तव्य। और घर के भी छोटे मोटे काम, जैसे आप घर में रह रहे हो लॉकडाउन में, तो आपको छोटे मोटे कामों में पिता और माता की भी सहायता करनी चाहिए। तो यही हम जिम्मेदारी और कर्तव्य है। क्योंकि ये महात्मा गांधी भी तो पत्र में यही समझा रहे हैं। तो कर्तव्य का बोध होना चाहिए उन्हें अपने आचार विचार में, यानी अपने आचरण में, व्यवहार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। सत्य और अहिंसा के प्रयोग की कोशिश करनी चाहिए और इसको वे भार समझकर ना करें कि कोई काम जबरदस्ती से करते हैं तो वो लगता है भार जबरदस्ती से, बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करें। और जो खुश होकर कार्य करते हैं तो उसमें आनंद मिलता है। तो यह आनंद कृत्रिम नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहता है इसमें कि यह आनंद दिखावटी बनावटी नहीं होना चाहिए, यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। यानी यह चेहरे से पता चल जाता है कि ये जबरदस्ती काम कर रहा है या ये इसका स्वभाव है काम करने का, तो इस तरह यानी पता चल जाता है। तो यह सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। क्या आप तो अब थोड़े बड़े भी हो गए, लेकिन मैं छोटा था तब, तो अपने पिताजी की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता था। 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम, बल्कि नहीं के बराबर ही अवसर मुझे मिला है। कि 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद का अवसर तो मुझे जैसे मिला ही नहीं के बराबर ही अवसर मिला था। तो और क्या समझाते हैं? संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये बातें आपके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है बेटा, ये बातें आपके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से समझो इनको। इनको प्राप्त कर तुम इस संसार के किसी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे, अपनी जीवनचर्या चला सकोगे। जो ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं, इनका अगर इनको प्राप्त कर लेंगे, इनको अच्छे से समझ लेंगे। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। कि हमें आत्मा से, यानी हमारी आत्मा क्या है, कैसी है, तो उसके बारे में पता करना। अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, लेकिन तुम केवल पढ़ाई की ही चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है।
अक्सर ज्ञान तो इसलिए होता है, अक्सर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है, अक्सर ज्ञान किस लिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको, उसे तुम दूसरों को दे सको। अक्सर ज्ञान इसलिए होता है। इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। क्या कहता है लेखक, यानी महात्मा गांधी लेखक है इसका। तो इतना याद रखना कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है, कि मैं यहाँ खाली तो हूँ ही, और मैं जितना भी विचार करता हूँ तो इतना ही मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। जो अमीर हैं उन्हें तो कहीं किसी की टेंशन, कहीं कुछ और कहीं कुछ। तो अमीरों की तुलना में लेखक यानी महात्मा गांधी कहते हैं गरीब अधिक सुखी है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। अब क्या कहता है कि खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। कहीं से करना है, यानी खेती से। तो मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। तो मेरी इच्छा तो यही है कि तुम अपने परिवार में एक क्या बनो, योग्य किसान बनो। सभी औजारों को, कौन से औजार, जो खेतों में जरूरत होती है जिनकी, सभी औजारों को सदा साफ और सुव्यवस्थित रखना, साफ और उनको व्यवस्थित तरीके से रखना। तो सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। अक्सर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। क्या कहते हैं वो बेटे को अपने, कि अक्सर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, कि आगे आने वाले समय में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। कौन कौन से, गणित और संस्कृत। तो दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना बहुत कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। कौन कौन सी भाषा के, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के जो चुने हुए भजन हैं और कविताएं हैं, उनका क्या करना चाहिए, एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। यानी बाद में तुम्हें यह संग्रह जो आप इकट्ठा करके रख लोगे तो बड़ा ही मूल्यवान लगेगा। कार्य की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, कि इतना काम मैं कैसे करूं, ये काम भी, माँ की देखभाल भी, खेती की भी और भाइयों की भी देखभाल, और हर किसी को ऐसे ही, यानी कार्य जब ज़्यादा हो जाता है तो ये कहा कि कार्य की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और न ही यह सोचकर चाहिए कि यह कैसा होगा, नहीं यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से यानी शांत मन से सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तो क्या समझाया कि शांत मन से सोच समझकर यदि तुमने अपने सच्चे गुणों को प्राप्त
करने की चेष्टा की तो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे ये। तुमसे आशा है कि घर के लिए जो भी खर्च तुम करते हो, कि तुमसे मुझे क्या आशा है कि घर के लिए जो भी खर्च तुम करते हो उसके पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे, उस सब का पैसे का, हर पैसे का हिसाब जो आप रखते होंगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे। क्या आशा है लेखक को, महात्मा गांधी को अपने बेटे से, कि रोज शाम को नियम से प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। मुझे ये भी आशा है। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। सूर्य उदय होने से पहले ही उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी सूर्योदय से पहले उठते होंगे ना? उठते होंगे सच्ची में ही। तो सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं उठते हैं तो अब उठना है बेटा, क्योंकि सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी होता है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयत्न करो, कोशिश करो कि निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना यानी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और यह नियमितता तुम्हारे जीवन में, नियमितता यानी जो नियम से काम करते हैं, समय पर, निश्चित समय पर कार्य करते हैं, तो नियमितता तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तो ये सब समझाते हैं कौन? महात्मा गांधी अपने बेटे को पत्र के द्वारा समझाते हैं। और बाद में क्या लिखते हैं? तुम्हारा पिता मोहनदास। तो मोहनदास कौन है? मोहनदास है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, समझ आ गया ना अच्छे से बेटा? और अब शब्दार्थ समझ लें। शब्दार्थ समझ लें। तो शब्दार्थ क्या है बेटा? असंतोष। असंतोष यानी अतृप्ति या अप्रसन्नता। संतोष यानी खुशी, जो हमें संतुष्ट नहीं हो पाते, खुश नहीं हो पाते, तो ये होता है अतृप्ति या अप्रसन्नता। आमोद प्रमोद, सुख चैन, मनोरंजन, सुख चैन, भोग विलास, कि हमें तो ये चाहिए और हमें ये चाहिए, ये इच्छाएं, कामनाएं। निर्वाह, गुजारा, जीवनचर्या यानी। उपयोगी, लाभदायक। चेष्टा, कोशिश। अवसर क्या है? मौका। कृत्रिम, बनावटी, दिखावटी। सुव्यवस्थित, अच्छी और सुंदर व्यवस्था से युक्त। संग्रह करना, जमा करना या एकत्र करना, इकट्ठा करना। नियम पूर्वक यानी नियमबद्ध होकर। तो अच्छे से याद हो जाएंगे ना अब तो अच्छे से? तो सोचकर आंसर देंगे आप। गांधी जी ने मणिलाल को ही पत्र क्यों लिखा? गांधी जी ने मणिलाल को ही पत्र क्यों लिखा? क्योंकि, किस लिए लिखा? क्योंकि बेटा छोटा था और उनको जिम्मेदारी और कर्तव्य समझाना था, वो उनके लिए जरूरी था। और उधर बा भी बीमार थी। बा के स्वास्थ्य में सुधार की सूचना गांधी जी को कैसे मिली थी? बताइए कैसे मिली थी? डिप्टी गवर्नर के द्वारा मिली थी। गांधी जी ने यह क्यों कहा कि अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है? क्योंकि गरीब को कोई टेंशन नहीं होती। उसने बहुत सोचा विचारा
तो गरीब को कोई टेंशन नहीं होती और वो आराम से सुख से रह सकता है अमीरों की तुलना में। अमीर को रहता है ये ना चोरी हो जाए, ये ना, ये उसकी देख रेख और उसकी देख रेख, ये सारी जिम्मेदारी होती है। गांधी जी मणिलाल को क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? एक किसान, वो भी योग्य किसान, वो भी योग्य किसान। अब ये प्रश्नों के उत्तर शब्दों में देने हैं, एक शब्द में देने हैं, जैसे वाक्य में नहीं, शब्दों में। तो मणिलाल को किसके प्रति असंतोष था? मणिलाल को किसके प्रति असंतोष था? अपनी शिक्षा के प्रति। किसके प्रति? अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष था। गांधी जी के अनुसार किस उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध हो जाना चाहिए? तो किस उम्र के बाद? वो बेटा 12 वर्ष की उम्र के बाद, 12 वर्ष की उम्र के बाद कर्तव्य का बोध हो जाना चाहिए। बड़ी उम्र में कौन से विषय सीखना कठिन है? तो कौन से? अभी बताए गए थे, संस्कृत और गणित। संस्कृत और गणित। किसकी अधिकता से घबराना नहीं चाहिए? कार्य की अधिकता से घबराना नहीं चाहिए। हमें कौन सी 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का, सच्चे ज्ञान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लघु और दीर्घ, वो पीडीएफ में। तो ऑप्शन वाले, जेल में गांधी जी को प्रत्येक माह कितने पत्र लिखने और पाने का अधिकार प्राप्त था? तो कितने? 1 पत्र का लिखने का भी और 1 ही पत्र पाने का भी अधिकार प्राप्त था। दूसरा, गांधी जी ने मणिलाल को नाश्ते में दूध के साथ क्या खाने को कहा? क्या खाने को कहा? साबूदाना। क्या कहा? साबूदाना। गांधी जी को बचपन में किसकी सेवा करने में आनंद आता था? बचपन में किसकी सेवा करने में आनंद आता था? अपने पिता की। वह कौन सा ज्ञान है जो दूसरों को देने के लिए होता है? आत्मज्ञान, नैतिक ज्ञान या अक्षर ज्ञान? तो क्या होता है? दूसरों को देने के लिए अक्षर ज्ञान। क्या होता है? अक्षर ज्ञान। आनंद कैसा होना चाहिए? सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। आनंद दिखावटी नहीं कि हाँ दूसरों को देख के हंस रहे हैं लेकिन वैसे दुख हो रहा, तो इस तरह यानी सरल और स्वाभाविक आनंद होना चाहिए। तो ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। अब चलो भाषा ज्ञान भी कर लेते हैं। तो भाषा ज्ञान में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखने हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं बेटा 6 होते हैं। तो सर्वनाम पहले तो क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर बोलने वाले, संज्ञा शब्द के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तो इसका एक भेद पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक के 3 भेद अलग से हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम होता है वक्ता, मध्यम होता है श्रोता और अन्य होता है जो तीसरे के विषय में बात की जाती है। तो उत्तम में आता है मैं, मेरा, मध्यम में तुम, आप, तुम्हारा
और अन्य में वह वे उसको। तो समझ आ गए ना। अब इसी के अकॉर्डिंग इनको रेखांकित करके इनके भेद लिखने हैं। तो तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। तो तुम्हारे, तो कौन सा, अंडरलाइन तो हो ही गया यहाँ। तो कौन सा भेद है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले में है, मैं समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। तो मैं कौन, वक्ता, बोलने वाला। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो है ही, लेकिन पुरुषवाचक में भी मध्यम, उत्तम और अन्य। तो यहाँ उत्तम है बेटा। मुझे पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। तो मुझे, ये भी मुझे यानी अपने आप के लिए कहा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब से हमें गरीबी में ही रहना है। हमें, हमको, ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तो ये तीसरे के लिए कहागा। तो ये वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना, उचित कारक चिन्ह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो कारक चिन्ह भरने हैं इसमें। तो इसमें पहले में है क्या, संबंध कारक। तुम्हें अपनी बीमार माँ सेवा का अवसर मिला है। तो संबंध कारक में क्या होता है, काके की या फिर रारेरी। तो तुम्हें अपनी, तो यहाँ संबंध कारक का कौन सा चिन्ह आना, माँ की सेवा। तो क्या भरेंगे, की भरेंगे। क्या भरेंगे, की। मेरे विचार यह बिल्कुल सही है। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा। तो मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है। तो ये से आ गया। तुम्हारी आदि शिक्षा इसी पूरी हो जाती है। यहाँ भी करण कारक, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। तो ये भी करण कारक है। अब इससे आगे, अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पूरा ध्यान देना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पूरा ध्यान देना। तो अधिकरण कारक में में या पर। तो यहाँ में पूरा ध्यान देना या पर पूरा ध्यान देना। अब कर्म कारक का, सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। तो क्लियर हो गया ये भी बेटा, भर लिया होंगे अच्छे से के द्वारा पर को। अब नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अधिकार, अनाधिकार, उदारता, अनुदारता, उदारता, अनुदारता, निश्चित, अनिश्चित, स्वाभाविक, कृत्रिम, हिंसा, अहिंसा, हिंसा, योग्य, अयोग्य, गरीबी, अमीरी, उपयोगी, अनुपयोगी, सद्गुण, अच्छे गुण, अवगुण, मूल्यवान, मूल्यहीन। तो बेटा चैप्टर कंप्लीट। तो अच्छे से समझ लिया होगा। अब ये एक्सरसाइज फिल कर लेना पूरी और याद करना। ओके।